नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन राजधानी लाइव में। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपनी घटिया राजनीति के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, भगवान बजरंगबली और माता सीता का खुलेआम पूरे देश में अपमान करवा रही है। इस अपमान के भागीदार बीजेपी के नेता हैं। भगवान श्री राम, माता सीता और भगवान बजरंगबली, जिनका नाम आते ही आदर भाव से हर हिंदुस्तानी का सिर नतमस्तक हो जाता है, ऐसे भगवान का अपमान एक फिल्म बनवाकर बीजेपी के लोगों ने किया है। बीजेपी वालों ने एक बार फिर साबित किया है कि बीजेपी लफंगों और सड़क छाप लोगों की पार्टी है। आदिपुरुष नामक एक फिल्म योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, मनोहर लाल, हेमंत बिस्वा शर्मा, पुष्कर सिंह धामी, नरोत्तम मिश्रा के आशीर्वाद से बनी है। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी के इतने सारे मुख्यमंत्री और तमाम नेताओं ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अपमान इस फिल्म के माध्यम से करवाया है। पूरे हिंदू समाज और पूरे हिंदुस्तान से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए। है जिनके आशीर्वाद से ये फिल्म बनी है। इस फिल्म के माध्यम से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का, भगवान बजरंग बली का और माता सीता का अपमान किया गया है। ऐसे घटिया निम्न स्तरीय सड़क छाप डायलॉग का इस्तेमाल किया गया है इस फिल्म के अंदर, जो भारतीय जनता पार्टी की असलियत को प्रदर्शित करता है और ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी दरअसल एक सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल करती है और वही इस फिल्म के अंदर इस्तेमाल किया गया है। ये किसके आशीर्वाद से फिल्म बनी है? शिवराज सिंह, योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिस्वा शर्मा, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, मनोहर लाल खट्टर, इन तमाम लोगों का नाम दिया हुआ है। ऐसी फिल्में आप बना रहे हो। आप हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हो, अब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अपमान कर रहे हो। उसमें फिल्म में कल्पना के आधार पर एक सीन दिखाई गई है जिसमें माता सीता को छुरी लगाया जा रहा है। आप कल्पना के आधार पर माता सीता के विषय में कोई सीन दिखा सकते? ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राजीव तिवारी दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, जिस तरीके से आदिपुरुष फिल्म जो है वो रिलीज हुई और उसके बाद इस पर सियासत तेज हो गई है, आम आदमी पार्टी लगातार इस पर विरोध जता रही है। आम आदमी पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि ये फिल्म भगवान श्री राम का अपमान है। देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से आदि पुरुष फिल्म की जो लॉन्चिंग थी उसको लेकर कहीं ना कहीं लोग बाग देखना चाहते थे कि इस फिल्म के अंदर ऐसा क्या है, मगर जब से कल जिस तरीके से ये फिल्म जो है लॉन्च हुई है उसके बाद में सिनेमा घरों पर ये आई। और मगर यहाँ पर बात करें आम जनता की, तो आम जनता को ये फिल्म कोई इतनी खास नहीं लगी जिससे कहीं ना कहीं लोगों को कहीं ना कहीं संदेश मिलता हुआ नजर आ रहा है। मगर यहाँ पर इस फिल्म को लेकर, आदि पुरुष को लेकर लगातार अब राजनीति जो है वो गर्माती नजर आ रही है। क्योंकि आम आदमी पार्टी की बात करें तो कल जिस तरीके से संजय सिंह की बात करें तो संजय सिंह ने प्रेस वार्ता कर पार्टी मुख्यालय के अंदर बिल्कुल कहीं ना कहीं भाजपा के ऊपर हमला बोलते हुए ये कहा कि जो आदि पुरुष फिल्म आई है ये कहीं ना कहीं जो बड़े भाजपा के जो बड़े नेता हैं उनकी देखरेख में आई है और इसको बनाने के लिए भी कहीं ना कहीं उनका सहयोग मिला है। मगर इस फिल्म के अंदर जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है या फिर कहे जो डायलॉग का इस्तेमाल किया गया है उसको लेकर आपत्ति जताई गई है। और कहीं ना कहीं इस फिल्म को कहीं ना कहीं भगवान श्री राम और माता सीता और बजरंग बली की जो है उनको लेकर कहीं ना कहीं आलोचना देखने को मिली है। यहां तक कि यह भी कहा गया है कि इस फिल्म से कहीं ना कहीं भगवान श्री राम का अपमान किया जा रहा है। और एक तरफ तो भगवान श्री राम के लिए कहीं ना कहीं भाजपा के बड़े नेता जो है वो जद्दोजहद करते हैं, राम मंदिर बनवा रहे हैं। दूसरी तरफ इस तरह की फिल्म से कहीं ना कहीं उनके जो अपमान किया जा रहा है, इस तरीके की अपमान नहीं होना चाहिए और इस फिल्म का कहीं ना कहीं विरोध करते हैं। और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को इसके लिए या फिर क्या है भाजपा के बड़े नेताओं को इसके लिए कहीं ना कहीं आम जनता से माफी मांगनी चाहिए। मगर भाजपा की तरफ से अभी तक इस बयान को लेकर कोई भी बड़ा बयान जो है वो नहीं सामने आया है। जी
संजय सिंह ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बाद में मीडिया से बातचीत भी की। उन्होंने साफ कहा, संजय सिंह जिम्मेदार ठहरा रहे हैं पूरी की पूरी बीजेपी को इस फिल्म के लिए और भगवान श्री राम माता सीता के अपमान के लिए। उनका ये कहना है कि बीजेपी के तमाम नेताओं के आशीर्वाद से ये फिल्म बनी है और उन्हीं का जो इसमें कह सकते हैं कि एक विरोध जो है अब हो रहा है। ऐसे में ये कहा है संजय सिंह ने कि माफी उन्हें मांगनी चाहिए। क्या कुछ आगे मांग कर रहे हैं संजय सिंह? देखिए, यहाँ पर बात करें संजय सिंह के, तो कल संजय सिंह ने जिस तरीके से पार्टी मुख्यालय के अंदर प्रेस वार्ता की और यहाँ तक कि आदि पुरुष फिल्म को लेकर लगातार कहीं ना कहीं ये कहा गया कि भाजपा के बड़े नेताओं के आशीर्वाद से ये फिल्म बनी है। और जिस तरीके से भाजपा जो है वो कहीं ना कहीं राम भक्त अपने आप को बताती है और यहाँ पर जिस तरीके से राम का, भगवान श्री राम का जो अपमान किया जा रहा है, डायलॉग इस तरीके के रखे गए हैं जिससे कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं जो आम व्यक्ति है वो भी नहीं बोलना पसंद करता है। और जिस तरीके से संजय सिंह कह रहे हैं कि भाजपा को कहीं ना कहीं और खासतौर पर बड़े नेताओं को, योगी आदित्यनाथ की बात करें या फिर और बड़े नेताओं की बात करें, उनको कहीं ना कहीं आम जनता से माफी मांगनी चाहिए। मगर अभी तक माफी को लेकर कोई भी ऐसा बयान जो है वो भाजपा की तरफ से नहीं दिया गया। दूसरा, यहाँ पर जिस तरीके से इस फिल्म के अंदर आम जनता की बात करें जो इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमा घरों तक पहुंचे, उनको भी काफी कहते संतुष्टि नहीं मिली और कहीं ना कहीं इस फिल्म को सिर्फ नॉर्मल फिल्म की तरह से ही देखा गया। मगर यहाँ पर जिस तरीके से बात करें पॉलिटिकल की या फिर राजनीति की, राजनीति जरूर तेज होती हुई नजर आ रही है और लगातार कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जिस तरीके से हमला बोल रही है, तो उससे लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष भी कहीं ना कहीं भाजपा के बड़े नेताओं के ऊपर आरोप लगा सकती है। मगर अभी तक भाजपा को बड़े नेताओं की तरफ से कोई भी बड़ा बयान जो है वो नहीं मिला है। दूसरा, यहाँ पर जिस तरीके से माफी मांगने के लिए बात की गई है और यहाँ तक कि ये कहा गया कि ये भाजपा के बड़े नेताओं के आशीर्वाद से फिल्म बनी है, इसको लेकर भी कोई टिप्पणी जो है भाजपा की तरफ से नहीं की गई है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से इस फिल्म के अंदर भगवान श्री राम को लेकर जो शब्दों का इस्तेमाल या फिर कहें डायलॉग का इस्तेमाल किया गया है, उसको लेकर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के संजय सिंह के तरफ से नाराजगी जरूर जाहिर की गई है। जी, विवादित डायलॉग ऐसे हैं कुछ आदि पुरुष फिल्म में राजीव, जिसको लेकर सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं पूरा का पूरा विपक्ष कह सकते हैं कि इसके विरोध में है, कांग्रेस इसके विरोध में खड़ी हो गई है। ऐसे में क्या अगला कदम रह सकता है? क्योंकि फिल्म को राजनीति से जोड़कर देखना हालांकि गलत होगा, लेकिन इसमें जो डायलॉग है उसको लोग कह रहे हैं कि सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल किया गया है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष की तरफ से भी कहीं ना कहीं इस फिल्म को लेकर पहले से ही हमला बोला जा रहा था। मगर अब जिस तरीके से संजय सिंह ने भी स्पष्ट कर दिया कि इस फिल्म के अंदर जो डायलॉग है, बेशक जो कलाकार है उनकी तरफ से अच्छा काम किया गया है, उसको फिल्म को संदेश देने की कोशिश की गई है, मगर जो डायलॉग इस्तेमाल किए गए हैं वो एक नॉर्मल जो कहते हैं सड़क छाप लोगों की तरह से बोले गए हैं और जिसको लेकर कहीं ना कहीं विवाद जो है वो चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर बात करें इस फिल्म को लेकर, यानी कि आदि पुरुष को लेकर कहीं ना कहीं आम जनता तक विपक्ष जो है एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि भगवान श्री राम के लिए जिस तरीके से भाजपा लगातार प्रयास करती थी और यही कहा जाता था भगवान श्री राम की पार्टी है, और यह लगातार ये भी कहा जाता था कि भगवान श्री राम और बजरंग बली के लिए कहीं ना कहीं वो हर तरीके से प्रयास करते हैं, जनता तक मैसेज देने की कोशिश करते हैं। मगर वो मैसेज जो है वो बदल गया है और वो मैसेज जो है वो कहीं ना कहीं इस फिल्म के माध्यम से सड़क छाप डायलॉग जो इस्तेमाल किए गए उसको लेकर आपत्ति जताई जा रही है। मगर अभी तक भाजपा की तरफ से इस फिल्म को लेकर कोई भी बड़ा बयान नहीं दिया गया है और ना ही इस फिल्म को लेकर यह कहा गया कि इस फिल्म के अंदर सही डायलॉग है या फिर गलत डायलॉग है। मगर इस फिल्म को भाजपा की तरफ से जरूर अच्छा बताया जा रहा है। कुछ लोगों ने बेशक जो सिनेमा घरों तक गए हैं उनकी तरफ से भी कहीं ना कहीं इस फिल्म को ठीक ठाक बताया गया, मगर काफी हद तक इस फिल्म से लोग बाग जो है वो निराश भी होते हुए नजर आए। मगर कहीं ना कहीं जो इस फिल्म के ऊपर कैसे रेवेन्यू लगाया गया है या जो कलाकारों ने काम किया है उनको कहीं ना कहीं इस फिल्म से काफी जो उम्मीदें थी वो कहीं ना कहीं उम्मीद जो है वो पूरी होती हुई शायद नहीं नजर आ रही है। जी, ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सभी अमृत सरोवरों पर आयोजित किया जाएगा। योग कार्यक्रम का भव्य आयोजन कराया जाएगा और योग दिवस के 2 दिन पूर्व से ही अमृत सरोवरों और गांवों में सफाई अभियान चलाया जाएगा। अमृत सरोवर पर योग करते हुए फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किए जाएंगे। ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि अमृत सरोवर ग्रामीण पर्यटन केंद्र के साथ योगा केंद्र के रूप में भी परिलक्षित हो। सेल्फी विद योगा को सोशल मीडिया पर जमकर पोस्ट करते हुए टैग किया जाएगा। इन कार्यक्रमों को सुचारू और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों को व्यापक दिशा निर्देश दिए हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन प्रदेश के सभी अमृत सरोवरों पर योग करने का भव्य आयोजन किया जाए। उन्होंने कहा कि अमृत सरोवरों के पास बने ओपन जिम खेल मैदान में योग दिवस मनाने की विधिवत तैयारी अभी से की जाए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता ऋषभ गुप्ता हमारे साथ लखनऊ से मौजूद हैं। ऋषभ, जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ये साफ कर दिया है कि सभी अमृत सरोवरों पर आयोजित किया जाएगा योग दिवस, आने वाले 2 दिनों में योग दिवस है, किस तरीके की तैयारियां उत्तर प्रदेश में चल रही है? आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल एक बार उनको फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ये साफ कर दिया है कि सभी अमृत सरोवरों पर योग दिवस कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, यानी कि 21 जून जिसे योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, वो 21 जून उस दिन सभी अमृत सरोवरों के पास उत्तर प्रदेश में योग जो है वो कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और सेल्फी विद योगा भी एक ट्रेंड में लाया जाएगा। आपको बता दें कि इसके लिए सभी अमृत सरोवर और गांवों में सफाई अभियान भी चलाया जाएगा। 2 दिन पूर्व से ही सफाई अभियान चलाया जाएगा। अमृत सरोवरों पर योग करते हुए फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किए जाएंगे। ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि अमृत सरोवर ग्रामीण पर्यटन केंद्र के साथ योगा केंद्र के रूप में परिलक्षित हो। सेल्फी विद योगा को सोशल मीडिया में जमकर पोस्ट करते हुए टैग किया जाएगा। इन कार्यक्रमों को सुचारू और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए हैं। चलिए, संवाददाता ऋषभ गुप्ता हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। ऋषभ, आवाज मिल पा रही है आपको? जी जी बिल्कुल मिल पा रही है मुस्कान जी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ये साफ कर दिया है कि सभी अमृत सरोवरों पर जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम है वो आयोजित किए जाएंगे। ऐसे में 2 दिन बाद योग दिवस है, किस तरीके की तैयारियां चल रही है उत्तर प्रदेश में? देखिए, आपको बताते चले कि 21 जून को योग दिवस उत्तर प्रदेश में मनाया जाएगा। लगातार मोदी सरकार की महत्वाकांक्षाओं को देखते हुए या योगी सरकार की महत्वाकांक्षाओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश के सभी गांवों में आगामी 21 तारीख को इंटरनेशनल योग दिवस मनाया जाएगा। इस साल अमृत सरोवर के किनारे योग मनाने की प्रेरणा दी जा रही है। इस दौरान ग्रामीणों को योग के स्वास्थ्य एवं संतुलित जीवन शैली अपनाने के लिए जागरूक भी किया जाएगा। यूपी के ग्राम विकास विभाग ने इसके लिए ग्रामीण इलाकों में अमृत सरोवर पर योग दिवस मनाने की तैयारी शुरू भी कर दी है। ग्राम विकास मंत्री उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने राज्य के सभी अमृत सरोवरों पर 21 जून को योग दिवस के भव्य आयोजन करने की कार्य योजना को लागू करने के निर्देश भी दिए हैं। लगातार इस पर जो आला अधिकारी हैं वो लगातार काम भी कर रहे हैं। इसके लिए देखिए, मनरेगा साइट पर भी कार्य हो रहा है। उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं ग्राम विकास अधिकारियों को 21 जून तक सभी ग्रामीण इलाकों में तैयारियां पूरी कर ली जाएं। अमृत सरोवरों पर योग शिविर का आयोजन कर लिया जाए और गांव में अधिक से अधिक लोगों को जागरूक इसके लिए किया जाए। इसके अलावा अगर जो बात करें कि अमृत सरोवरों पे इसके अलावा भी खास इंतजाम भी किए गए हैं। देखिए, अमृत सरोवरों के पास बने ओपन जिम, खेल के मैदान इत्यादि को भी सजाया संवारा गया है, जिससे लोग योग दिवस को मना सकें। जी,
तालाबों की सफाइयाँ जो है वो करवाई जा रही है। अमृत सरोवर के लिए सफाई अभियान चलाया जा रहा है। 2 दिन पूर्व बताया गया है कि ये चलाया जाएगा। क्या आज से ये अभियान शुरू हो रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ये अभियान शुरू हो चुका है। लगातार इसकी मॉनिटरिंग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। लगातार ग्रामीण इलाकों की सफाई अभियान किया जा रहा है। अमृत सरोवर बनाया जा रहा है। तमाम व्यायाम के वो साधन, चाहे मॉर्निंग वॉक की बात कर ली जाए, योग व्यायाम की बात कर ली जाए, खेल कूद की बात कर ली जाए, लगातार जो है इस पर काम किया जा रहा है। लोगों को जब अमृत सरोवर सखी भी तैनात की जाएगी इन सब मामलों के लिए। तो लगातार वृक्षारोपण भी किया जाएगा। लगातार इस पर काम भी हो रहा है। जी, सेल्फी विद योग करके एक ट्विटर पर ट्रेंड करने की एक मुहिम जो है वो यहाँ पर छेड़ी जानी है, क्योंकि खुद केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जब योग करेंगे अमृत सरोवरों के पास से योग करते हुए एक फोटो लेकर अपलोड करना है। ये तमाम चीजें हैं जिसमें योग दिवस को अहम बनाने के लिए यहाँ पर कार्य किया जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि अमृत सरोवर में इस तरह के इंतजाम किए गए हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक किया जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हो सके, योग को अपनी जीवन शैली में उतार सके। लगातार इसके लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार काम कर रही है। इसी के लिए ये तमाम इंतजाम किए गए हैं जिससे लोग अधिक से अधिक जागरूक हो सके और ज्यादा से ज्यादा लोग इसके प्रति जागरूक हो सके और कार्य कर सके। जी, पूरा स्केड्यूल जारी हो चुका है कि क्योंकि कौन से नेता मंत्री कहाँ रहेंगे, योग दिवस में कौन से कार्यक्रम में शामिल होंगे, क्या इसके बारे में कोई जानकारी अभी मिल पाई है? फिलहाल अभी तो इस तरह की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिलहाल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाना है। इसके लिए लगातार शासन प्रशासन भी लगा हुआ है। लगातार गांव हैं, ग्रामीण इलाके हैं जिनको सजाया संवारा जा रहा है। अमृत सरोवर की बात कर ली जाए या ओपन जिम की बात कर ली जाए, खेलों के मैदानों की बात कर ली जाए, लगातार इस पर कार्य किया जा रहा है। इसके लिए लगातार स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, स्कूली बच्चे, मनरेगा मजदूर सहित अन्य ग्रामीण भी शामिल हैं, जिसको लेकर लगातार अभियान भी चलाया जा रहा है जागरूकता का। जी, सीएम योगी आदित्यनाथ कहां पर शामिल हो सकते हैं योग दिवस में, क्योंकि हर बार देखा जाता है सूबे के मुखिया भी तमाम लोगों के साथ योग करते दिखाई देते हैं। इस बार उनका क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए, ये साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि योग दिवस के लिए अभी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यही उत्तर प्रदेश में ही, लखनऊ में ही जो है शामिल होंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 18 जून यानी आज लॉ यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह समेत राजधानी में आयोजित कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। निर्धारित दौरा कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री बघेल आज दोपहर 12:35 पर राजधानी के ऑडिटोरियम हॉल मेकाहारा में सदगुरु कबीर विश्व शांति मिशन छत्तीसगढ़ संत संगठन के तत्वाधान में आयोजित सदगुरु कबीर स्मृति महोत्सव में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री इसके पश्चात दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री निवास से प्रस्थान कर 3:20 पर ट्रिपल आईटी ऑडिटोरियम नवा रायपुर पहुंचेंगे और वहां आयोजित हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के 6वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 18 जून यानी आज लॉ यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। इसी के साथ राजधानी में आयोजित कई कार्यक्रमों में भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शिरकत करेंगे।
निर्धारित कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 18 जून यानी आज दोपहर 12:30 बजे राजधानी के ऑडिटोरियम हॉल में कहारा में सदगुरु कबीर विश्व शांति मिशन में शामिल होंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रायपुर से संवाददाता टिकेश वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। टिकेश, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज लॉ यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होने जा रहे हैं। कई अन्य कार्यक्रम भी उनके प्रस्तावित हैं, क्या कुछ अहम जानकारी? देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज राजधानी रायपुर के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कई कार्यक्रम में शामिल होंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ऑडिटोरियम में आयोजित सदगुरु कबीर विश्व शांति मिशन छत्तीसगढ़ संघ संगठन के तत्वाधान में आयोजित होने वाले सदगुरु कबीर स्मृति महोत्सव में शामिल होंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल निवास के लिए प्रस्थान करेंगे और ट्रिपल आईटी ऑडिटोरियम नवा रायपुर पहुंचेंगे। वहां पर आयोजित हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में 6वां दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कार्यक्रम है जिसमें वो शामिल होंगे और इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इन कार्यक्रमों में उद्बोधन देते हुए नजर आएंगे, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जैसे यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में लोगों से मुलाकात करेंगे। इसके पहले भी कई दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होंगे और वहाँ के बच्चों को, वहाँ के जो टीचर्स है, वहाँ के प्रोफेसर है, उनसे चर्चा करते हैं और इस तरीके से उनका संवाद रहता है और लगातार वो छत्तीसगढ़ में नया बदलाव और नए तरीके से नए पैटर्न के साथ वो हर एक काम करने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों के इस संबंध में भी लगातार चर्चा करते हैं और सरकार की जो योजना है उनको भी गिनाते हैं ताकि युवाओं तक छत्तीसगढ़ सरकार की जो कामकाज है, महत्व है, वो भी पहुंच सके और जो भी सरकार की विजन है वो लोगों तक स्पष्ट हो सके, शिक्षित वर्ग तक स्पष्ट हो सके। इस उद्देश्य से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आज का उद्बोधन रह सकता है। टिकेश, बच्चों से खास प्रेम है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का, ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि अलग अलग समय पे वो बच्चों के साथ मिलते दिखाई देते हैं। ऐसे में आज जब दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे भूपेश बघेल तो क्या नई सौगात कुछ बच्चों को दे सकते हैं? यहाँ पर सम्मानित बच्चों को किया जाएगा उनके द्वारा? देखिए, निश्चित तौर पर दीक्षांत समारोह है तो उनको दीक्षांत समारोह में जो जो कार्यक्रम होते हैं वो कार्यक्रम तो होंगे, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बच्चों से ज्यादा कनेक्ट होते हैं क्योंकि उनको समझाना और उनको जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के बारे में समझाना या फिर छत्तीसगढ़ की जो भी पहचान है, खासियत है और उनके जो भी काम किए जा रहे हैं उनको उनके तक पहुंचाना और उनकी बात को समझाना, ये महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का विजन रहते हैं और इन्हीं विजन के साथ ही आज दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होंगे। इसके साथ साथ अगर बात करें तो सदगुरु कबीर स्मृति महोत्सव में भी वो शामिल होंगे। इसमें भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कबीर जी के जो पाठ है, कबीर जी के जो संदेश है उनको लोगों तक पहुंचाने की उनकी लगातार सोच रहती है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ऐसी विचारधारा से जुड़े हुए हैं जो कहीं न कहीं कबीर सदगुरु के जो वाणी है उनको जन जन तक पहुंचाने का लगातार सरकार भी काम कर रही है और उनपे छत्तीसगढ़ सरकार का फोकस है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी लगातार इस पर फोकस है। तो ये कहा जाना अनुचित नहीं है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बच्चों से खास कनेक्ट है और जहां तक बच्चे सदगुरु कबीर के जो वाक्य है, वचन है, उन तक पहुंचेंगे तो छत्तीसगढ़ के बच्चों के साथ साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का विजन भी लगातार पूरा होते हुए दिखते हैं। जी, कबीर स्मृति महोत्सव में भी शामिल होने जा रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। कब तक ये कार्यक्रम शुरू होगा और क्या खास इस कार्यक्रम में रहने वाला है? देखिए, कबीर समाज सदगुरु कबीर को मानने वाले उनके बहुत सारे अनुयायी छत्तीसगढ़ में रहते हैं और कबीर पंथ ये कहा जाता है और कबीर पंथ के लोग बड़ी संख्या में कबीर जी को पूजते हैं और एक बड़ा कार्यक्रम है, महोत्सव का कार्यक्रम और इसमें खासा तैयारी की जा चुकी है। करीबन ये कार्यक्रम राजधानी रायपुर के ऑडिटोरियम हॉल मेकाहारा में ये शुरू होगा। करीबन 12:35 का इसका समय है और इसी समय में सदगुरु कबीर विश्व शांति मिशन के द्वारा ये आयोजित किया जा रहा है और छत्तीसगढ़ के संगठन है जिसके तत्वाधान में पूरा कार्यक्रम किया जा रहा है और सदगुरु कबीर की जो स्मृतियां हैं उस स्मृतियों को ताजा करने के लिए जन जन तक पहुंचाने के लिए और तमाम तरह के उनके जो उद्देश्य है, सदगुरु कबीर के जो अनुयायी है वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और बड़े पूरे प्रदेश भर से यहाँ पर पहुंचेंगे। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये सीधा साफ तौर पर उद्देश्य रहेगा कि सरकार कितना सदगुरु कबीर के विषय में काम किया और किस तरीके से काम हो रहा है और किस तरीके से
कबीर शोध पीठ के जो काम हो रहे हैं वो निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है। और इन्हीं सब को लेकर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और कई उनके द्वारा उद्घोष भी किया जा सकते हैं। जी, कबीर महोत्सव में शामिल होंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। यहाँ पर भी कई बड़ी सौगात कबीर समाज को उनके द्वारा दी जा सकती है। जी, निश्चित तौर पर अगर समाज के द्वारा जो भी मांग रखा जाता है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उसको सिरोधार्य करते हुए लगातार हर एक समाज की जो समस्याएं है या मांग है उनको पूरा करते, समस्याओं को निराकरण करने की भी लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कोशिश कर रहे हैं। और इन कोशिश के तहत लगातार वो हर एक सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होते हैं, धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होते हैं और उनके द्वारा जो भी मांग आती है उसको स्वस्फूर्त स्वीकार करते हुए आगे के लिए निर्देश देते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि इस कार्यक्रम में भी कुछ मांगे आएंगे, कुछ समस्याएं आएंगी जिस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुलकर चर्चा करते हुए दिखेंगे। और कबीर समाज के द्वारा लगातार समय समय पर कई ऐसे धार्मिक आयोजन किए जाते हैं, सामाजिक आयोजन किए जाते हैं, कई ऐसी कुरीतियां हैं जिनको खत्म करने का उनका उद्देश्य रहता है। तो इसी तरह पर एक बड़ा कार्यक्रम है जहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने समाज के लोग, कबीर पंथ के लोग अपने जो मांग है वो रख सकते हैं और रखने के बाद उनकी जो समस्या है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल निराकरण करते हुए दिखते हैं। जी, ठीक है ठिकेश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल की तरफ से टिप्पणी का जवाब देते हुए कहा कि निस्संदेह उन पर पंजाब के विकास का पागलपन सवार है, क्योंकि वे दिन रात पंजाब वासियों की सेवा में जुटे हुए हैं, अपने और अपने परिवार के निजी फायदे की खातिर काम नहीं करते हैं। मुख्यमंत्री ने व्यंग्य कसते हुए कहा कि सुखबीर बादल और उसके परिवार के दोगले किरदार पंजाब और पंजाबियों के विरुद्ध किए गए गुनाहों के बारे में हर कोई भली भांति जानता है। भगवंत मान ने कहा कि मुझे दूसरे राज्यों और विदेशों में से पढ़े हुए सुखबीर बादल की हालत पर तरस आता है, जिसको ऐतिहासिक और भौगोलिक तौर पर राज्य संबंधी जरा सी भी समझ नहीं है। सुखबीर की तुच्छ बुद्धि का अंदाजा तो इस बात से लगाया जा सकता है कि उसे राज्य की सेवा पर कर चुके मुख्यमंत्रियों के नाम तक भी नहीं पता। मुख्यमंत्री ने सुखबीर बादल को चुनौती देते हुए कहा कि आपके हिसाब से तो मैं पागल हूं, क्योंकि मैं लोगों को लूट का शिकार नहीं बनता, मैं नशों के सौदागरों को संरक्षण नहीं देता, राज्य में लगने वाले उद्योगों में हिस्सा नहीं मांगता, माफियाओं को सिर नहीं उठाने देता और राज्य को रास्ते से उतारने वाले घृणित मंसूबों का हिस्सेदार नहीं बनाता। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अमित सेठी हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, जिस तरीके से सुखबीर सिंह बादल ने लगातार व्यंग्य कस रहे थे जो मुख्यमंत्री भगवंत मान पर, अब उन्होंने उसका पलटवार किया है और साफ तौर पर कहा कि मैं जनता के विकास कार्यों के लिए पागल हूं। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुखबीर सिंह बादल ने जो है पंजाब के मुख्यमंत्री के ऊपर तंज कसा और कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री जो है पागल है। उन्हीं का ही जो है जवाब देते हुए जो है साफ तौर पे भगवंत मान ने कहा कि बिल्कुल मैं जो जनता की सेवा करने के लिए, जनता के लिए जो है, जनता के काम करने के लिए जो है दिन रात जो है मैं पागल हूँ। और कहीं ना कहीं जो है पिछले जो उन्होंने काम जो किए हैं पंजाब के लोगों के लिए, चाहे वो बिजली की बात की जाए, चाहे हेल्थ सेक्टर की बात की जाए, चाहे एजुकेशन सेक्टर की बात की, जैसे अन्य जो भी जिस तरह से बात उन्होंने जिस तरह से नौकरियां दी युवा पीढ़ी को, तो सारी उन्होंने जो है अपनी उपलब्धियां जो हैं गिनाई। और साथ ही में कहा कि जिस तरह से अगर श्रोमणी अकाली दल की बात की जाए तो उनके कार्यकाल में जो है जिस तरह से कंपनियों से जो है हिस्सेदारी जिस तरह से लगती जाती थी, नशे को बढ़ावा दिया जा रहा था, तो उस पूरे मामले पे जो है जो सुखबीर बादल ने जो है पंजाब के मुख्यमंत्री के ऊपर जो तंज कसा था उस पर जो है उन्होंने कल जवाब दिया। कई ऐसे मुद्दे भी है जिस पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कई बातें कही है, क्या कुछ वो बातें थी जिसके जरिए उन्होंने सुखबीर बादल को अपना जवाब दिया? बिल्कुल, सुखबीर बादल को जो है साफ तौर पे पंजाब के मुख्यमंत्री ने जो है उनके कार्यकाल की जो थी बातें उनको साफ तौर पे सुनाई कि आपको अपने मंत्रिमंडलों के जो है नाम तक जो है नहीं पता, और साथ ही में जो आपके कार्यकाल में जिस तरह से
नशे को जो है बढ़ावा दिया जा रहा था और जितने भी जो व्यापारी थे उनके साथ हिस्सेदारी की जिस तरह से बात की जाती थी, तो इस तरह की जो बातें हैं पंजाब के सीएम द्वारा जो है साफ तौर पे जो है सुखबीर सिंह बादल को की गई और साथ ही में कहा गया कि पंजाब के जो लोग हैं, पंजाब की युवा पीढ़ी है, उनको जिस तरह से बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने अपने जो काम जो थे वो भी गिनाए कि पिछले अगर 1.5 साल की बात की जाए तो बड़े जो उन्होंने उपलब्धियां जिस तरह से कि पंजाब के जो युवा पीढ़ी है उनको जॉब दी, तो उसी तंज में जो है उन्होंने उसका जवाब दिया। जिस तरीके से सुखबीर सिंह बादल और भगवंत मान के बीच लगातार व्यंग्य कस्से एक दूसरे पर नजर आ रहे हैं, ये दोनों जनता कैसे आंकलन कर रखी है दोनों के कार्यकाल का? बिल्कुल, अगर जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि एक दूसरे पे जिस तरह से पिछले लंबे अरसे से जो है श्रोमणी अकाली दल के जो अपना सुखबीर सिंह बादल नेता हैं वो भी जो है पंजाब के सीएम के ऊपर जिस तरह से तंज कसते दिखाई दे रहे हैं। वो वहीं अगर जनता की बात की जाए तो जनता तो आम आदमी पार्टी की सरकार से कहीं ना कहीं खुश दिख रही है। युवा पीढ़ियों को जो है बढ़ावा दिया जा रहा है, नौकरियां मिल रही हैं। उसके बाद अगर हेल्थ सेक्टर की बात की जाए तो हेल्थ सेक्टर को जिस तरह से बढ़िया किया गया पंजाब में, एजुकेशन सेक्टर को बढ़िया किया गया, तो कहीं ना कहीं आम लोग भी जो है आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उससे कहीं ना कहीं खुश दिख रहे हैं। जिस तरीके से लगातार दोनों पर व्यंग्य एक दूसरे पर कस रहे हैं, ऐसे में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तो यह तक कह दिया कि विदेशों से पढ़े लिखे हैं सुखबीर सिंह बादल, लेकिन उनकी पढ़ाई पर तरस आता है क्योंकि उन्हें पंजाब के बारे में कुछ नहीं पता। तो साफ तौर पर विदेश में जिस तरह से सुखबीर सिंह बादल की पढ़ाई हुई है उस पर भी पंजाब के सीएम भगवंत मान ने जो है साफ तौर पे कहा कि अगर बात की जाए पिछले कार्यकाल की तो जिस तरह से काम उनके सरकार के टाइम पे जो जिस तरह से हुए हैं, जिस तरह से जो एजुकेशन सेक्टर में जो है काम नहीं हुआ, हेल्थ सेक्टर में काम नहीं हुआ, नशे को बढ़ावा जिस तरह से दिया गया, तो उस पर भी जो है पूरा कहीं ना कहीं जो है पंजाब के सीएम ने जो है अकाली दल पे जो है तंज कसते हुए दिखे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुंबई में उनके आवास पर शिष्टाचार मुलाकात की। इस मौके पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उन्हें गुलदस्ता और भगवान गणेश की मूर्ति भेंट कर विधिवत सम्मानित किया। साथ ही इस बैठक में मुख्य रूप से संसद के कामकाज और भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती पर चर्चा हुई। शिंदे गुट के सांसद राहुल शेवाले भी इस दौरान मौजूद रहे। बिरला ने कहा कि हंगामे, नारेबाजी और सुनियोजित तरीके से सदन को स्थगित करना देश के लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत नहीं है और ये खुद लोकतंत्र की गरिमा को कम करते हैं। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री मुलाकात को शिष्टाचार मुलाकात का नाम दिया गया है। इस मुलाकात में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को गुलदस्ता और भगवान गणेश की मूर्ति भेंट कर उनका विधिवत सम्मान किया, उन्हें सम्मानित किया और इस दौरान संसद के कामकाज और भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती पर चर्चा की गई। शिष्टाचार मुलाकात इसे बताया गया है। इस पर कई मुद्दों पर चर्चा भी हुई है। शिंदे गुट के सांसद राहुल शेवाले भी इस दौरान इस बैठक में मौजूद रहे। इधर बिरला ने यह साफ कहा कि हंगामे, नारेबाजी और सुनियोजित तरीके से सदन को स्थगित करना लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। देश के लोकतंत्र के लिए ये संकेत अच्छे नहीं हैं और ये खुद लोकतंत्र की गरिमा को कम करते हैं। इस तरीके की हरकतें, इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए। सदन जब होता है तो उसे शिष्टाचार तरीके से, उसे पूर्ण तरीके से चलाना चाहिए। शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न ये जो पूरा सत्र है वो होना चाहिए। ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ मौजूद हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से शिष्टाचार मुलाकात का नाम दिया गया है एकनाथ शिंदे और ओम बिरला की मुलाकात को, क्या कुछ अहम जानकारी? बिल्कुल, देखिए, महाराष्ट्र और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इन दिनों मुंबई महाराष्ट्र के दौरे पर है। हालांकि 2 दिन वो गोवा दौरे पर भी थे क्योंकि गोवा में एक
लोकसभा का चुनाव होने वाले थे, उसको लेकर वह दौरे पे थे। इस दौरान महाराष्ट्र को 2 दिवसीय दौरे के दौरान जब महाराष्ट्र के बीकेसी में जो है एक आयोजन किया गया था, जिसमें करीब 1770 से ज्यादा जो है विधायक पूरे देश के आए हुए थे, और इस दौरान एक बैठक की गई, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें ओम बिरला मौजूद थे। ओम बिरला बतौर अतिथि के तौर पे मौजूद थे। उन्होंने संसद की कार्रवाई और संसद की कार्यशैली के विषय को लेकर भी आम जनमानस को चर्चा किया और बताया कि किस तरह से जो है संसद चलनी चाहिए। लेकिन इस वक्त वर्तमान स्थिति में जिस तरह से संसद की गरिमा की धज्जियां लोग उड़ाते हैं, वो इस तरह के नहीं होना चाहिए। संसद को कभी भी स्थगित नहीं करना चाहिए। संसद ही है जो हमें न्याय दिलाती है, संसद ही है जो हमें हमारी जनमानस को के आखिरी जो पड़ाव पे खड़ा व्यक्ति की हम मदद कर पाते हैं। तो ऐसे में संसद का सम्मान ही हमारे देश का सम्मान है। संसद का हम सबको सम्मान करना चाहिए। इसके अलावा कल जो है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आवास वर्षा पर ओम बिरला की मुलाकात हुई। करीब 1 घंटे की मुलाकात में संसद की कार्यशैली और संसद में चल रहे हंगामे को लेकर उन्होंने चर्चा किया। खासकर महाराष्ट्र की राजनीति पर भी उन्होंने चर्चा किया। जी मुस्कान जी। शिष्टाचार मुलाकात का नाम दिया गया है सत्यप्रकाश इस मुलाकात को, लेकिन क्या वाकई शिष्टाचार मुलाकात रखी? क्योंकि जिस तरीके से मुलाकात हुई है, अचानक वो यहाँ पर पहुंचे और लोकतंत्र के कई मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा हुई है, और देखा जाए तो आने वाले समय में चुनाव भी है। बिल्कुल मुस्कान जी, ओम बिरला लोकसभा स्पीकर है और संसद के जाने माने जो है नेता जाने जाते हैं। ऐसे में ओम बिरला के ऊपर पूरे देश की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बताया कि वर्तमान स्थिति में जो संसद भवन की स्थिति है, काफी लोग जो है नए संसद बनने के बाद इसका विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग जो है नहीं आए। ऐसे में संसद का विरोध नहीं होना चाहिए। संसद एक हमारे देश का जो है मंदिर है, न्याय है, न्याय मंदिर कहा जाता है। ऐसे में संसद को लेकर लोगों के मन में इस तरह का संशय नहीं होना चाहिए। खास बात है कि कई बार संसद को स्थगित किया जाता है, कई बार संसद में पेपर फाड़े जाते हैं। उनका ऐसा मानना है कि संसद में हम पेपर पढ़ने के लिए आते हैं, पेपर फाड़ने के लिए नहीं आते हैं। ऐसे में संसद को हम सबको मिलकर गरिमा रखना चाहिए। और विधायक राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन 2023 में जब वो शिरकत किए थे, इस दौरान भी उन्होंने संसद को लेकर चर्चा की थी और बताया था कि संसद हमारे देश के लिए कितना उपयुक्त है, संसद हमारे देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है। देश के हर आखिरी नागरिक तक संसद अगर न्याय पहुंचाता है तो वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। ऐसे में दल कोई भी हो, चाहे किसी भी दल का विधायक हो, अगर वो या सांसद हो, अगर वह लोग संसद में आता है तो उसे अपने गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य एक ही है। हमारा लक्ष्य एक है कि हम जो है हमारे विधानसभा, हमारी लोकसभा के आखिरी व्यक्ति तक अपनी सुविधाओं को पहुंचाए और सरकारी जो यंत्रणा है उन्हें पहुंचाए। तो हमारी लक्ष्य एक ही है, लेकिन हमारे विचार भले अलग अलग हो। तो ऐसे में मतभेद कभी भी नहीं होना चाहिए, खासकर संसद भवन में जब आप आते हैं। जी सत्यप्रकाश, जिस तरीके से आपने बताया कि लोकतंत्र के मुद्दों को लेकर यहाँ पर बातचीत हुई है, लोकतंत्र की खूबसूरती को लेकर बातचीत हुई, लेकिन इन सबसे इतर क्या राजनीतिक बातचीत यहाँ पर हुई? कोई और मुद्दा यहाँ पर बातचीत जिस पर हुई? देखिए, बिल्कुल मुद्दा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि देश में लोकसभा चुनाव होने हैं और महाराष्ट्र में लोकसभा, विधानसभा और मुंबई महानगर पालिका का चुनाव होने वाले हैं। जिस तरह से लोकतांत्रिक गतिविधियां चल रही है, लोकतंत्र को लेकर जिस तरह से पूरे देश में चर्चा चल रही है, चुनाव को लेकर पूरे देश में चर्चा चल रही है, उस पर चर्चा होना लाजमी है। जाहिर तौर पर हालांकि ओम बिरला ने बताया भी कि लोकतंत्र को लेकर भी चर्चा हुई है, तो कहीं ना कहीं मुंबई महानगर पालिका चुनाव और विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा जरूर हुई होगी। सत्यप्रकाश, कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र में गठबंधन सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हाल ही में पोस्टर वॉर देखने को मिला एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच। उसमें बीजेपी और एकनाथ शिंदे के बीच कुछ कह सकते हैं कि दूरियां या अनबन देखने को मिली थी। क्या इस अनबन को सही करने के लिए, इन दूरियों को मिटाने के लिए ये मुलाकात हुई? बिल्कुल इसे सही तौर पे माने जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल देखी जा रही है, एक तरफ जो है महाविकास आघाड़ी के बीच में उथल पुथल चल रही है, दूसरी तरफ देखा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे सरकार के बीच में लगातार बैनरबाजी, पोस्टरबाजी हो रही है, एक दूसरे के कामों को
श्रेय लेने की होड़ चल रही है, दूसरी तरफ जो है अपने अपने आप को बड़ा बताने की कोशिश की जा रही है। जबकि महाराष्ट्र के बड़े नेता में शुमार देवेंद्र फडणवीस की तस्वीरें जो है एक नाथ शिंदे की तस्वीर के साथ नहीं लगाई गई। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का नेतृत्व करने वाला नेता बताया जाता है, तो महाराष्ट्र में एक नाथ शिंदे को जो है महाराष्ट्र का नेतृत्व करने वाला नेता बताया जाता है। दोनों को लोकप्रियता को लेकर चर्चा होती है और कई मौके ऐसे आते हैं जब सीएम डिप्यूटी सीएम दोनों को बुलाया जाता है, लेकिन डिप्यूटी सीएम पहुंचते हैं, सीएम नहीं पहुंचते। इस तरह की तस्वीरें महाराष्ट्र में कई बार देखने को मिली है। कई बार ऐसे भी मौके आए जब एक नाथ शिंदे गुट का विधायक एक आता है कि लोकसभा सीट की एक भी सीट हम जो है भारतीय जनता पार्टी को नहीं देंगे। तो ऐसी कई तस्वीरें महाराष्ट्र में आए, शायद इस पर भी चर्चा जरूर हो सकती है। हालांकि देश का और महाराष्ट्र का बड़ा मुद्दा है। अब महाराष्ट्र में अगर ओम बिरला आए हुए हैं और इस पर चर्चा न हो तो ये भी एक बड़ी बात, तो जाहिर तौर पर इसे जरूर सही माना जा सकता है कि इस पर भी चर्चा जरूर हुई होगी। जी ठीक है सत्य प्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में 19 जून को मंत्रिमंडल की बैठक होगी। जानकारी के अनुसार बैठक में शिक्षा विभाग में एनटीटी और जल शक्ति विभाग में पैरा वर्करों की भर्ती से संबंधित निर्णय लिए जा सकते हैं। इसके अलावा विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों को भरने और मुख्यमंत्री की बजट घोषणाओं पर भी मुहर लग सकती है। मंत्रिमंडल बैठक के लिए सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से सभी विभागीय सचिवों और विभागाध्यक्षों को आदेश जारी करके एजेंडा तैयार करने को कहा गया है। हालांकि इससे पहले मंत्रिमंडल बैठक का आयोजन 18 जून रविवार को यानी आज होना था, लेकिन बाद में इसमें बदलाव किया गया। तो आपको बता दें कि आज होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक अब वो कल होगी। 19 जून को ये बैठक होने जा रही है। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इसकी अध्यक्षता करेंगे। इसमें कई अहम मुद्दे हैं जिस पर चर्चा हो सकती है और सबसे अहम जो मुद्दा है वो शिक्षा विभाग में एनटीटी और जल शक्ति विभाग में पैरा वर्करों की भर्ती का निर्णय है, जिस पर मुहर लग सकती है। इस पर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हिमाचल प्रदेश से ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं। टीना जी, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक होनी है, कल ये बैठक होने जा रही है, क्या कुछ इसमें फैसले लिए जा सकते हैं? जी देखिए, आज पहले ये बैठक होनी थी लेकिन बाद में इसे टालकर कल यानी सोमवार को कर दिया गया है और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक होने जा रही है। इसमें विभिन्न विभागों को लेके जो है अलग अलग फैसलों से उम्मीद की जा रही है कि अलग अलग फैसले इसमें हो सकते हैं। इसमें एनटीटी और जो पैरा भर्ती जो होनी थी जल शक्ति विभाग में पैरा वर्कर्स की, उन पर भी एक निर्णय आ सकता है। और उसके अलावा जो आउटसोर्स लगातार अभी विरोध में है, वो लगातार पॉलिसी की मांग कर रहे हैं, उसको लेकर भी सरकार ने आश्वासन दिया था कि वो जल्द इस पर भी कोई फैसला लेगी। तो उस पर भी यहाँ पे जो कैबिनेट है उसमें चर्चा संभव। इसके अलावा सेब सीजन यहाँ पे शुरू हो चुका है निचले इलाकों में, तो उसको लेकर भी क्योंकि आड़ती और जो एसोसिएशन है और जो बागवान है वो काफी जो है कुछ उनकी जो मांगे हैं उन पे लगातार वो सरकार से बात कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि उस पर कोई फैसला सरकार ले। इसमें चाहे वो जो यूनिवर्सल कार्टन है उसको लेकर है या सेब की पेटी का जो वजन है उसको लेकर है, वो तमाम जो चीजें हैं वो उस पर फैसला हो सकता है। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग से संबंधित एक बड़ा फैसला हो सकता है। उसमें जो है विभिन्न जो सड़कों का निर्माण, जो उसकी मरम्मत कार्य, उसमें जो विभिन्न चीजें हैं उसके अलावा उसमें और अलग फैसले हो सकते हैं। इसके अलावा जो विभिन्न विभाग है, चाहे वो शिक्षा विभाग है, चाहे वो आपका आईपीएच है, वहाँ पे काफी जो है रिक्त पद पड़े हैं शिक्षा विभाग में। बार बार लोग भी जो है सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो दुर्गम इलाके हैं वहाँ पे शिक्षकों के पद खाली और इससे जो है शिक्षा बच्चों की प्रभावित हो रही है। तो उसमें भी लगातार मांग की जा रही है सरकार से कि वो कोई फैसला ले और एक बड़ी भर्ती जो है शिक्षा विभाग में निकाले। तो उसको लेके भी सरकार ने किसी एक कैबिनेट सब कमेटी का भी गठन किया था, जो उनका एक वादा भी था सत्ता में आने से पहले कि रोजगार देंगे। तो उससे भी एक बड़ा उम्मीद जताई जा रही है कल की कैबिनेट में, क्योंकि जो पिछली कैबिनेट हुई है उसमें ऐसा कोई निर्णय सरकार की तरफ से कोई बड़ा देखने को नहीं मिला है।
तो अब ये कल ये बैठक होने जा रही है, उसमें उम्मीद लोग ये जता रहे हैं कि जो अलग अलग चाहे वो डॉक्टर्स की रिक्तियां हैं, चाहे वो शिक्षकों की रिक्तियां, जो दुर्गम इलाकों में जो रिक्तियां खाली पड़ी है, काफी कहीं से पोस्टें खाली पड़ी हैं, उनको लेकर सरकार कोई अहम फैसला ले सकती है। और उसके बाद जो है आगे जो है आने वाले दिनों में जो रोजगार है, और क्योंकि विभिन्न विभागों में काफी जो सरकारी पद है वो खाली पड़े, उसको लेकर भी सरकार जो है, क्योंकि कैबिनेट सब कमेटी में कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी है, उसको लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। उसके अलावा जो एक कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया था धान की खेती को लेके, वो अपनी रिपोर्ट कल सौंप सकती है, और उसमें जो है आगे हिमाचल क्या कदम उठाएगा, क्या चीजें हो सकती हैं, उस पर भी फैसला हो सकता है। उसके अलावा एक चर्चा उसमें ये भी संभव है कि जिस तरह केंद्र की तरफ से फटकार मिली थी वाटर सेस लगाने को हिमाचल को, उससे भी जो, क्योंकि बार बार वो कह रहे थे कि हमें अपनी आय बढ़ानी है, हमें अपनी चीजें जो है आर्थिक संसाधनों को दुरुस्त करना है, और अपनी जो आर्थिक स्थिति है उसको पटरी पर लाना है। तो ये कुछ बड़ी चीजें कल की बैठक में संभावित है, क्योंकि अभी तक कुछ ऐसे बड़े फैसले सरकार की तरफ से, बहुत बड़े फैसले देखने को नहीं मिले हैं, जो भी अभी तक आउटसोर्स है, चाहे वो वाटर सेस है, तमाम चीजें हैं जिससे बैकफुट पर सरकार नजर आई थी। तो ये उम्मीद कल जताई जा रही है कि कुछ बड़े फैसले इसमें कल सरकार ले सकती है। जी टीना जी, जिस तरीके से आपने खुद जिक्र किया कि लगातार सुखविंदर सिंह सुक्खू जब भी बैठक होती है तो हिमाचल सरकार ये बात लगातार कहती है कि आय बढ़ाना सबसे अहम बात है, क्योंकि जो केंद्र है उसने कर्ज की सीमा घटा दी है, तो कर्ज भी नहीं लिया जा सकता। क्या इस बार इसको लेकर कोई अहम फैसला लिया जा सकता है? देखिए, ये बहुत जरूरी है कि सरकार इस कदम में जल्द कदम बढ़ाए, क्योंकि जो एक लिमिट थी सरकार की उसको केंद्र ने कम कर दिया है, चाहे वो बाहरी वित्तीय मदद बोले, चाहे वो कर्ज लेने की लिमिट बोले, दोनों में कटौती केंद्र सरकार ने कर दी। और एक बड़ा झटका कांग्रेस की सरकार के लिए यहाँ माना जा रहा है, क्योंकि हिमाचल की अगर हम बात करें तो पेंशन और कर्मचारियों को जो वेतन दिया जाता है वो भी जब केंद्र सरकार जो एक अदायगी है पैसों की वो करता है उसके बाद होता है। तो अभी अगर आपने देखा होगा कि इस महीने हिमाचल में जो है काफी 15 से ज्यादा ऐसे विभाग थे, ऐसे जगहें थी जहाँ पे जो कर्मचारियों वो एक शिकायत कर रहे थे कि उनको पैसे नहीं मिले हैं, उनको तनख्वाहें नहीं मिली है। तो इस मामले में सरकार की तरफ से भी एक चीज आई थी कि हम लोग जल्दी इस दिशा में जो है कदम उठा रहे हैं ताकि समय पर सबको सैलरी मिले। तो अब ये सरकार को जल्द इस पे जो है फैसले बड़े लेने होंगे, चाहे वो कड़े फैसले आप कहें, क्योंकि केंद्र अपनी तरफ से झटका दे चुका है। अब सरकार हिमाचल की बारी है कि वो किस तरह अपनी आय बढ़ाती है, किस तरह आय के संसाधन बढ़ाती है, क्योंकि आने वाले दिनों में ये जो दिखते हैं आर्थिक जो दिखते हैं हिमाचल सरकार की, वो कम होती नहीं दिख रही है, बढ़ती हुई दिख रही है। तो ऐसे में क्योंकि चाहे वो शानन प्रोजेक्ट है, चाहे वो BBND है, तमाम जगह ऐसा है जहाँ पे वो हिस्सा तक लेने पे अपने नाकाम आज तक की सरकारें रही हैं। तो ऐसे में सुखविंदर सिंह सुक्खू लगातार कह रहे हैं कि वो अपना हिस्सा लेकर रहेंगे। जो चीजें हिमाचल को बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी, अब वो उसके लिए बिल्कुल सख्ती से कदम उठाएंगे। तो अब ये आने वाले दिनों में देखने की बात है। और कल जो कैबिनेट होनी है उसमें ये देखने वाली बात है कि BBNB में और जो शानन प्रोजेक्ट है उसको लेकर सरकार की क्या नीति रहने वाली है आने वाले दिनों में, और किस तरह अपना जो हिस्सा है, अपनी जो हिमाचल का जो हिस्सा बन रहा है उसमें किस तरह अपना हिस्सा जो अपना हक है वो ले पाती है हिमाचल सरकार, और उसके लिए कितना जो है वो मजबूती से अपना पक्ष केंद्र में रख पाती है। जी ठीक है टीना जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उत्तराखंड के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने ईश्वर से कामना की है कि कांग्रेस के भीतर चल रहा अंतर्द्वंद जल्द खत्म हो जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक दल नहीं है बल्कि उत्तराखंड में मुख्य विपक्ष की भूमिका में है, जिसका निर्वहन करने में कांग्रेस फेल साबित हो रही है। इस बयान पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता ने बीजेपी को अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी में अंतर्द्वंद नहीं है तो अभी तक मंत्रिमंडल के 4 पद क्यों रिक्त हैं। साथ ही नसीहत देते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी पहले अपने कुनबे को संभाले, उसके बाद ही कांग्रेस की बात करे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के अंतर्द्वंद को लेकर मुझे ज़्यादा चिंतित दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उनके अपने घर में जो हो रहा है उस पर वो बिल्कुल भी कुछ
नहीं कहते हैं। दो पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान मुख्यमंत्री पर लगातार हमलावर हैं, उनके सभी फैसलों पर लगातार उंगली उठा रहे हैं। एक मुख्यमंत्री ने तो कहा कि राज्य में सभी विभागों में जो है 40% कमीशन के बिना काम नहीं हो रहे हैं। दूसरे मुख्यमंत्री ने लगभग सभी फैसलों पर उंगलियां उठाई। स्मार्ट सिटी में भ्रष्टाचार की बात कही, उस पर तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कभी कुछ नहीं कहा। भारतीय जनता पार्टी में साल भर हो गए दोबारा से बहुमत हासिल किए हुए, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल के 4 पद खाली हैं, वो नहीं भर पा रहे हैं। आखिर क्या कारण है? अगर आपके यहाँ गुटबाजी नहीं है, अंतर्द्वंद नहीं है, नोरा कश्ती नहीं चल रही है, तो आपको मंत्रिमंडल के पद क्यों भरने में क्या समस्या आ रही है? आप क्यों जो है विभागों का काम सुचारू रूप से नहीं चलाना चाहते? कहीं ना कहीं समस्याएं हैं। भाजपा पहले अपने गिरेबान में झांके, अपने घर को संभाले, तब कांग्रेस पार्टी के बारे में कुछ बात कहे। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल एकजुट है, एकमुठ है और 2024 के लोकसभा चुनाव की चुनौतियों को लेकर जनता के बीच में कांग्रेस के सभी नेता। देखिए, पहली बात तो कांग्रेस का आंतरिक मामला है, मुझे उस पर बहुत ज़्यादा कहना है। मुझे पता नहीं क्यों मीडिया जगत के लोग कांग्रेस के अंदर सुधार की कल्पना हमसे कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि कांग्रेस केवल एक दल नहीं है। उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है और मुख्य विपक्षी दल का काम होता है कि सामाजिक विषयों को लेकर, क्षेत्र की समस्याओं को लेकर वो सरकार को अपना मेमोरेंडम दे, सरकार को सुझाव दे, जिसमें कांग्रेस पूरी तरह विफल रही है और अभी तक केवल आंतरिक द्वंद्व ही हैं कांग्रेस के अंदर। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके द्वंद्व समाप्त हों और मुख्य विपक्षी दल की जो भूमिका का वो निर्वहन करें, जिसमें कि कांग्रेस फेल है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, जिस तरीके से लगातार महेंद्र भट्ट जो हैं वो कांग्रेस को नसीहत देते नजर आ रहे थे और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक दल नहीं कि मुख्य विपक्षी दल है जिसको निभाने में वो फेल हो रही है। देखिए मुस्कान, बिल्कुल उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस दो बड़ी पार्टियां हैं और अभी सत्ताधारी पार्टी भाजपा है और विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस है। कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस की जो बीच में कहीं ना कहीं वार पलटवार यहाँ पर देखा जा सकता है। बातों में कहीं ना कहीं भाजपा कांग्रेस को घेरती है, कांग्रेस भाजपा को घेरती नजर आती है और विपक्षी दल की भूमिका कहीं ना कहीं कांग्रेस लगातार निभा रही है। और इसको लेकर के कई मुद्दे ऐसे हैं प्रदेश के अंदर से लगातार, जिसको लेकर के भाजपा जो है यहाँ पर पूरी तरीके से विफल नजर आती है। और वही उसकी बात की जाए भाजपा की तरफ से जो प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, उनकी तरफ से कहा गया है कि कांग्रेस विपक्षी पार्टी है और उनके अंदर जो नोरा कश्ती का दौर जारी है, क्योंकि प्रदेश प्रभारी की बात करें कांग्रेस के अंदर तो उसको बदलने को लेकर के यहाँ पर अभी जो आजमाइश का दौर अभी चला था उसको लेकर के कहीं ना कहीं उन्होंने यहाँ पर टीका टिप्पणी की है कांग्रेस को लेकर के। और वहीं कांग्रेस ने भी कहीं ना कहीं यहाँ पर उसका पलटवार किया है और क्योंकि मंत्री पद के 4 पद यहाँ पर खाली हैं और लाल बत्ती, क्योंकि यहाँ पर अभी दायित्व की बात की जाए वो नहीं बढ़ पाया है, सरकार को 1 साल से ज्यादा का समय हो गया है। तो यही दोनों चीजों को लेकर के भाजपा कांग्रेस आमने सामने अब नजर आ रही है। जहाँ एक तरफ कहीं ना कहीं यहाँ पर बात की जा रही है कांग्रेस के लिए, तो वही कांग्रेस भी लगातार भाजपा को कहीं ना कहीं अपने सवालिया जो निशान है, जो सवाल है, उससे कहीं ना कहीं घेरते नजर आ रही है। जी, इस पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। कांग्रेस साफ तौर पर कह रही है कि बीजेपी को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, बीजेपी प्रदेश में कार्य सही तरीके से नहीं कर रही है। दोनों पार्टियों में जो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है ये बहुत लंबे समय से जारी है। देखिए, क्योंकि बात की जाए कांग्रेस की, अगर बात की जाए तो कांग्रेस में लगातार, क्योंकि जब कोई पार्टी सत्ता पे नहीं होती है तो उसमें कई प्रकार से चीजें सामने आती हैं और वही कांग्रेस के अंदर देखा जा रहा है। कांग्रेस के अंदर अभी उत्तराखंड के अंदर जो यहाँ पर विधानसभा चुनाव हारने के बाद से जो लगातार कार्रवाई चल रही है, अब क्योंकि नेतृत्व परिवर्तन की बात बीच में उठती रही थी, अब कहीं ना कहीं क्योंकि प्रदेश प्रभारी को लेकर के चुनाव के बाद से ही नाराजगी कहीं ना कहीं यहाँ पर देखी गई थी। कई विधायक लगातार खुल के सामने आए थे और उसको लेकर कांग्रेस कहीं ना कहीं मुखर है, उनके सही विधायक। और इस पर ही महेंद्र भट्ट है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने भी वार किया है कि कांग्रेस के अंदर जो नोरा कश्ती है, जो यहाँ पर जो चीज चल रही वो कहीं ना कहीं समाप्त हो। और वहीं भाजपा की बात करें तो भाजपा के अंदर भी क्योंकि सरकार को बड़े 1 साल ज्यादा का समय हो गया है और अभी मंत्री पद यहाँ पर 4 मंत्री पद खाली हैं और दायित्व का बंटवारा नहीं हुआ है। कई विभाग ऐसे हैं जो लगातार, कई मुद्दे ऐसे हैं जो लगातार इसमें भाजपा गिरते नजर आती, तो ये वार और पलटवार का दौर जारी यहाँ पर है। और क्योंकि अभी 2024 का
चुनाव भी है, तो एक मनोवैज्ञानिक दबाव कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियां बनाना चाहती है एक दूसरे के ऊपर, जिसको लेकर के 2024 में चुनाव यहाँ पर होना है और उस पर अच्छा परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां दे, तो अपनी तरफ से जो राजधानी जारी है। अब मुस्लिम ये देखने की बात होगी कि इन जो यहाँ पर वार पलटवार से कितना फर्क कांग्रेस या भाजपा को पड़ता है और यहाँ पर जो 2024 में चुनाव है उसमें किस प्रकार से दोनों ही पार्टियों में वर्चस्व साबित कर पाता है। जी अमित, जिस तरीके से कांग्रेस लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रही है बीजेपी पर, जो 4 पद रिक्त हैं उनको लेकर, क्या ये 4 पद भरे जाएंगे? क्योंकि लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, ये कहा जा रहा था कि समीकरणों को साधते हुए ये पद जल्द ही भरे जाएंगे, लेकिन अभी तक इन पर कोई फैसला लिया नहीं गया है। सरकार बनने के बाद से लगातार क्योंकि 4 पद खाली हैं और इसको लेकर के बीच बीच में जो भाजपा के जो शीर्ष नेतृत्व है उनकी तरफ से बयान भी यहाँ पर आता रहा है। उसके साथ ही दायित्व बंटवारे को लेकर के भी समय समय पर मांग उठती रही है। हालांकि अभी यहाँ पर उपचुनाव होना है बागेश्वर में, अभी भाजपा की तरफ से उसकी तैयारी यहाँ पर की जाएगी और उसके बाद यहाँ पर लोकसभा चुनाव होने हैं तो उसको लेकर के यहाँ तैयारी की जाएगी। मंत्री पद की अगर बात करें तो हालांकि विचार विमर्श जरूर किया गया है 4 मंत्री पद में यहाँ पर कि कौन वो 4 नाम होंगे जो मंत्री पद में यहाँ पर आएंगे और साथ ही दायित्व को लेकर विचार किया गया। लेकिन अभी क्योंकि ये मामला ठंडे बस्ते में इसलिए कहा सकता है क्योंकि अभी यहाँ पर विधानसभा का उपचुनाव होना है बागेश्वर में और 2024 को लेकर के भाजपा के लगातार कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तावित है, तो उन सभी कार्यक्रम के बाद कहीं ना कहीं इस मंत्री पद में कहीं ना कहीं बदलाव हो सकता है और हो सकता है कि लोकसभा चुनाव से कुछ समय पहले ही 4 मंत्री पद यहाँ पर बांट दिए जाए, क्योंकि लगातार मंत्री पद यहाँ पर खाली होने से कहीं ना कहीं विभागों में भी यहाँ पर दिक्कतें हो रही है और उसको लेकर के भाजपा कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है 2024 को लेकर, उसको लेकर यहाँ पर कार्रवाई की जाती है। लेकिन फिलहाल अभी जो यहाँ पर टारगेट है भाजपा का वो विधानसभा उपचुनाव को लेकर के और 2024 चुनाव को लेकर के भाजपा यहाँ पर तैयारी करती नजर आ रही है। जी ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।